हेलो, क्विक रिवीजन का सेकंड पार्ट है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि क्या रहता है। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पर डेफिनेशन दिखेगा। फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल, यानी कि क्या रहता है, मान लो एक क्या है, एक सर्कुलर पाथ है और उस पाथ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है। ये किसकी वजह से घूम रहा है? क्योंकि उसको ना सेंटर की वजह से एक फोर्स उसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स यहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार देख लो, पढ़ लो डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम केपलर्स के लॉ क्या है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा केपलर्स लॉ का जो फर्स्ट है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है। यानी कि एक प्लैनेट एक ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि एक ना इलिप्स ऑर्बिट में घूम रहा है, ओके, और सन उसके एक फोकाई पर प्रेजेंट है। यहाँ पर रहेगा, नहीं तो यहाँ पर दो फोकस रहते हैं, इसलिए फोकाई, ओके। ये क्या है? फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ देखिएगा क्या है। तो देखो मान लो एक प्लैनेट है, स्टार्टिंग में ए बी तक चला गया, ओके, इतना एरिया उसने कवर किया। नेक्स्ट देखियो सी से डी तक चला गया और इतना एरिया कवर किया, और दोनों को भी मान लो कि सिर्फ मतलब इक्वल समय लग गया, मतलब ए एक मंथ और इसको भी एक मंथ। अभी देखो ये जितना एरिया है डी एस सी का, मतलब सी एस डी का जितना एरिया है वो इक्वल है एरिया किससे? ए एस बी, यानी कि दोनों भी एरिया क्या है? इक्वल है। यानी कि दोनों भी मतलब जो स्वीप हुआ है, मतलब जो एरिया कवर किया है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो प्लैनेट का क्या है? सेम है। तो यहाँ पर देखो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, मतलब ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है प्लैनेट से कहाँ पर? सन, और लाइन क्या हो रही है? स्वीप्स हो रही है, कैसे? इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस इतना याद रखो। केपलर का थर्ड लॉ देखो, मतलब जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहता है टी, यानी कि क्या? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्लैनेट का। तो देखो स्क्वेयर्स, यानी कि स्क्वेयर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी लिखा मैंने, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब यानी कि क्या? क्यूब, ओके, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अ सन, यानी कि इस सन से प्लैनेट तक का डिस्टेंस, ये आर कह सकते हैं ना, रेडियस, ये सब रेडियस है ना, इनका सबका मीन ले लो, ओके, तो हम आर कर देते हैं, ओके। ए टी स्क्वेयर आर क्यूब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वेयर आर क्यूब यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर के रहेगा, एक कांस्टेंट है केपलर का, के यानी कि कांस्टेंट। आई होप आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तेज़ी से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट, मान लो ए का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ए इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और कितना समझ में आया? इसका मास m1 है, इसका m2 है। तो देखो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। तो क्या कहता है? फोर्स जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसके नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है? अगर इसको ए डायरेक्टली कांस्टेंट को हटाएंगे हम प्रोपोर्शनलिटी को, तो जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ये आ जाएगा, ओके। ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जो स्क्वायर रहता है, इसकी वैल्यू इतनी है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको याद रखो ध्यान से, ओके। चलो नेक्स्ट। हाँ, यानी कि क्या रहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन देम। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है वो हमारे अर्थ में इक्वल नहीं रहती, हर जगह डिफरेंट रहती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा अर्थ ऐसे बल्ज है और ये सेंटर है। तो देखो इस सेंटर, ये देखो और ये देखो, एक है इक्वेटर है मान लो, और एक है पोल्स है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा, तो सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू मुझे पोल्स पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि रेडियस देखो काफ़ी कम है ना, इसलिए, ओके। तो जो एट पोल्स पर द वैल्यू ऑफ जी इज़ हाईएस्ट रहेगी, पोल्स पर जी की वैल्यू क्या रहेगी? हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम डिस्टेंस है। और इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस देखो कितना बड़ा है। तो जैसे जैसे नीचे ये अल्टीट्यूड है, ऐसे इसको लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे जैसे नीचे नीचे आ जाओगे, कम लैटिट्यूड में आ जाओगे, तो क्या हो जाएगा? लोएस्ट आपका एक वैल्यू आ जाएगा और इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा लो रहेगा। ये था अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी में वेरिएशन, चेंज इन हाइट, यानी कि देखो ये फॉर्मूला हमने देखा है। देखो यहाँ पर अभी देखो क्या
क्या है चेंज इन हाइट, यानी कि क्या रहता है जैसे जैसे ऊपर जाओगे, सरफेस से ऊपर जाओगे तो आपका जो जी का वैल्यू है वो क्या रहेगा, कम होगा, क्या रहेगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे नीचे भी जाओगे देखेंगे। ओके, ये हाइट है, ये क्या है, हाइट है, इतना समझा आपको। चलो नेक्स्ट, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपके जी की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब क्या रहेगी, कम होगी। अभी देखते हैं चेंज इन डेप्थ। चेंज इन डेप्थ यानी कि क्या, देखो यहाँ पर अभी देखो मान लो ये अर्थ है, अभी हम ऐसे नीचे जा रहे हैं और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, तो अर्थ को हम ऐसे अभी डिनोट करते हैं। और यहाँ पर तो आपको क्या लगना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। देखो ये देखो पहले इतना मास था, अभी मास देखो कितना कम हो गया। ओके, तो ऑलरेडी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या रहेगी, कम हो जाएगी डेप्थ में। क्यों, क्योंकि जो अर्थ का मास है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, चेंज इन डेप्थ। ओके, तो वैल्यू ऑफ डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि क्या, इक्वेटर पर सबसे लो रहेगी, पोल्स पर सबसे हाईएस्ट रहेगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी कम होगा, जैसे जैसे नीचे जाओगे जी कम होगा। ये क्या है, वेरिएशन है ना, हर जगह अलग अलग अलग, इसलिए। मास एंड वेट, मास ना आप मून पे जाओ, सन पे जाओ, कहाँ पर भी जाओ सन पे नहीं जा सकते। ओके, कहाँ पर भी जाओ मास सेम ही रहेगा आपका, वेट चेंज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट में क्या किया जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड किया जाता है। और हमने देखा पोल पर अलग रहता है, इक्वेटर पर अलग रहता है, तो ये है वेट एंड मास का डिफरेंस, दोनों में क्या मैंने बताया। ओके, चलो, तो यानी कि अर्थ पर हमारा वेट अलग हो रहेगा, क्यों, क्योंकि जी अलग है, और मून पर अलग रहेगा क्योंकि वहाँ पर भी जी अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या, फ्री फॉल यानी कि क्या, एक ऑब्जेक्ट मान लो पिंकी है, मान लो ये पिंकी है और साइंस का पेपर उससे काफ़ी हार्ड गया, तो ऊपर से ऐसे घर के ऊपर से ऐसे ये नीचे से छलांग लगाएगी। ओके, ऐसे ही रहता है। ओके, ऐसे ऐसे छलांग लगा रही है अभी। हाँ, ओके, हाँ, जो नीचे वाला फोर्स है और एयर का फ्रिक्शन का फोर्स है वो मान लो कि निगलेक्ट करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ही नीचे गिर रही है, इसको कहते हैं फ्री फॉल। इसके ऊपर कौन सा भी दूसरा फोर्स अफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता। कहाँ पर होता है, वैक्यूम में, वैक्यूम में लॉ ओबे करता है, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। चलो नेक्स्ट पढ़ लो एक बार क्या रहता है। ये है एस्केप वेलोसिटी, फॉर्मूला याद रखो, वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, बस इतना ही फॉर्मूला याद रखो प्लीज़, फिलअप्स के लिए, नहीं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे, ये है राइट हैंड थंब रूल, मतलब एक कंडक्टर को आपको पकड़ना है, आपका थंब ऐसे आउटवर्ड रहना चाहिए और आपके फिंगर्स ऐसे कर्व रहना चाहिए। ये जो कर्व फिंगर है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताते हैं आपको, क्लॉकवाइज है एंटी। ये जो थंब है वो क्या डायरेक्ट करता है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आपको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट बताता है। और ये कर्व फिंगर से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दर्शाते हैं। राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी इसको कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड करना है और ऐसे स्ट्रेच करना है, यानी कि क्या, ए रहेगा थंब, ए रहेगा आपका इंडेक्स फिंगर, ए रहेगा मिडल फिंगर, याद रखो FMC। एफ क्या करेगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर पर फोर्स लगेगा वो डिनोट करेगा आपका थंब। ओके, हाँ, ये जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्ट करेगा, और जो ये जो मिडल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, और इसको कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखो FMC। अभी आगे देखेंगे राइट हैंड रूल, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो दोनों में, लेफ्ट क्या है राइट क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रट्टा मारो, लेकिन कुछ भी करो समझो, लेकिन उसको याद रखो। अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल, ये सब के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो इसलिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक मोटर, मैं सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। देखो ऐसे डायग्राम आ जाती है और आपको पूछते बताओ ये क्या है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिक है, क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्प्लिट रिंग है, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। ओके, जनरेटर में स्प्लिट रिंग नहीं रहते, सीधे रिंग रहते हैं, ऐसे ऐसे दो रिंग्स रहती है, किसमें, जनरेटर में, तो ऐसे याद रखो। और ना यहाँ पर ना बैटरी होती है, और जनरेटर में क्या रहता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रहता है, करंट को यहाँ पर शो करने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए, बस इतना, ये दो हिंट है आपको। देखो इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग नहीं बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा सिर्फ, और इसका प्रिंसिपल। ये दो मैग्नेट रहते हैं, ये आर्मेचर कॉइल है कॉपर से बनी हुई, स्प्लिट रिंग X एंड Y से कनेक्ट रहती है, E एंड F ये क्या रहते हैं, स्टेबल कार्बन ब्रशेस रहते हैं। ओके, और एक की एंड द बैटरी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन है। डायग्राम ध्यान से निकालो,
ओके। और इसका प्रिंसिपल देखते हैं, मतलब क्या रहता है, यहाँ पर फ़ैन लगाया होता है हमारे घर का, और यहाँ से हम स्विच में से इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। एयर जो मिलता है ना गोल गोल घूमकर, मैकेनिकल एनर्जी से हमें मिलता है। तो देखो, अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, थोड़ी देर में देखते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट एंड राइट में आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। हॉल में जाने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कराएगा इन दोनों को, पक्का आएंगे इन दोनों में से। अभी देखो, थंब है जो है, ये क्या है आपका, ए इंडेक्स फिंगर है, ए मिडल फिंगर है। ओके, हाँ। तो यहाँ पर देखो, जो थंब है आपका मोशन ऑफ कंडक्टर शो करता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और ये जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को शो कर देता है। मैंने इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है, मैं नहीं बताऊंगा अभी, रिवाइज कर रहे हैं। ये याद रखो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन यानी कि क्या, देखो लॉ ऑफ इंडक्शन यानी कि क्या, ध्यान से यहाँ पर देखो। हाँ, मैंने बताया था ना, यहाँ पर देखो स्प्लिट रिंग है क्या, नहीं, सिर्फ रिंग है। रिंग है यानी कि क्या, जनरेटर है। देखो एक गैल्वेनोमीटर वहाँ था क्या, मोटर में जाकर देखिएगा, नहीं था। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, अभी क्या हो जाता है, एक है मैग्नेटिक फील्ड है, एक है मैग्नेटिक ऐसे फील्ड है, और एक है कॉइल है। अभी इसके अंदर से ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अभी क्या होगा, इसको ना वो क्या लगाएंगे, टरबाइन लगाएंगे, और यहाँ से वाटर नहीं तो एयर को सप्लाई हो जाएगा। विंड मिल रहते हैं ना, अभी घूमने चालू हो जाएगा, तो ये कॉइल भी घूमने लगेगी, और ऐसे घूमने लगेगी तो क्या होगा, इसके अंदर पहले ऐसे ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड जाते थे ना, वो अभी क्या रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएगा क्यों, क्योंकि अभी ये क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है। तो इसके अंदर के जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड थी वो भी चेंज रहेगी। उसकी वजह से ना इसके अंदर एक करंट डेवलप हो जाएगा, और इस करंट को यूज़ करके हम हमारे घर तक लेकर आ जाएंगे, यानी कि करंट इंड्यूस हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। और इसको करंट, इसमें क्या, पहले इस कॉइल में था क्या, करंट नहीं था, अभी क्या होगा, इंड्यूस हो गया। हमने कुछ भी इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह यूज़ नहीं किया, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की, लेकिन क्या किया हमने, इलेक्ट्रिसिटी बनाई। क्यों, क्योंकि मतलब क्या, इससे क्या प्रूफ हो जाता है, दो मैग्नेट के अंदर हम किसी भी कंडक्टर का ऐसे मोशन करवाते हैं तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पढ़ लो। चलो नेक्स्ट, देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बहुत तेज़ी से, मतलब फास्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी कंस्ट्रक्शन देखो, दो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रहते हैं, मैग्नेटिक रहते हैं, आर्मेचर कॉइल रहती है कॉपर की, दो रिंग्स रहते हैं R1 R2, B1 B2, दो ब्रश रहते हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अटैच रहता है। ये हुआ इसका कंस्ट्रक्शन। मैकेनिज्म क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्या रहेगा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि क्या, मैग्नेट के बीच में अगर आप किसी कंडक्टर का मोशन करवा देते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है, इसको कहते हैं इंड्यूस करंट। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि क्या, देखो एक है आइस है, एक थर्मामीटर रखा आपने, और नीचे से आप हीट कर रहे हो, अभी थर्मामीटर 0 डिग्री बता रहा है, अब हीट कर रहे हो तो ये थर्मामीटर का रीडिंग ऐसे बढ़ना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि नीचे से टेम्परेचर दे रहे, हीट दे रहे, नहीं बढ़ता। जब तक सॉलिड का पूरा पूरा लिक्विड नहीं बन जाता तब तक थर्मामीटर रीडिंग शो नहीं करेगा, राइज नहीं करेगा। तो ये हीट कहाँ पर जाती है, यस, इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और जितने भी इसको हीट लगती है इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लेटेंट यानी कि हिडन, कहाँ पर गई हीट, कहाँ पर चली जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए थर्मामीटर वो शो नहीं करवाता। ओके, तो इसको यहाँ पर डेफिनेशन उन्होंने बताया है। जब भी स्पेसिफिक आ जाएगा तो आप यूनिट मास लिखोगे, तो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड फेज में हुआ। ओके, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री बता रहा है ना, इसलिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उस एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय किसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई है, यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड, किस लिए, टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ये 0 से मतलब 4 मिनट हो गए, इसमें टाइम बताया है, और इसमें डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर। तो देखो कुछ नहीं बढ़ा, 4 मिनट तो कुछ नहीं बढ़ा, यानी कि ये जो आइस
वाटर बन गया, पूरा लिक्विड बन गया। उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया। अभी 100 डिग्री हुआ तो अभी क्या होगा, 100 डिग्री में वाटर बॉईल करना चालू हो जाएगा। थर्मामीटर रीडिंग नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि अभी लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, उसके बाद में थर्मामीटर रीडिंग दिखाएगा। ओके, और ये गैसेस फेज बन जाएगी, लिक्विड में से गैसेस फेज बन गए। ओके, ये क्या है? हाँ, इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब लिक्विड जो था वो वेपर बनने के लिए जितनी भी एनर्जी यूज़ की गई है, हिडन एनर्जी यूज़ की गई है, थर्मामीटर नहीं दिखा रहा ना, तो वो एनर्जी कहाँ पर गई? छुप हिडन हो गई ना, वो स्टेट चेंज करने के लिए यूज़ हो गई। तो इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक बार पढ़ लीजिएगा क्या है इसमें। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ये दो डेफिनेशन याद रखो, एक ग्राफ याद रखो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। रिजोल्यूशन देखते हैं। रिजोल्यूशन में क्या रहता है? देखो, रिजोल्यूशन में क्या रहता है, ऐसे एक आइस क्यूब लिया जाता है और उसके ऊपर से ऐसे धागे से ऐसे एक यहाँ पर वेट ट्राई किया जाता है। अभी इस धागे का प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है तो वो आइस मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। और ये धागा ऐसे ऐसे नीचे नीचे आकर बाद में क्या, ये धागा पूरा नीचे चला जाएगा, आइस हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बताता है? रिजोल्यूशन। यानी कि क्या, देखो फिर से यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ। द फेनोमेनन, ऐसा फेनोमेनन इन विच आइस कन्वर्टेड टू लिक्विड। जैसे प्रेशर गिरेगा वो लिक्विड बनेगा, तो धागा नीचे चला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर, ये वेट का प्रेशर उसके ऊपर गिर रहा है ना। हाँ, एंड देन उसके बाद जैसे ये धागा नीचे चला जाएगा तो ऊपर का लेयर है ना, वो फिर से फ्रीज हो जाएगा एंड देन रिकन्वर्ट इनटू आइस, वो फिर से आइस बनेगा। पहले क्या हुआ था? वाटर बना था प्रेशर अप्लाई करने की वजह से। ओके, हाँ, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं काफ़ी है, पता नहीं, मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ काफ़ी, मतलब रिवाइज करवा रहा हूँ। आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो ये आपको याद आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी याद रखो, सिर्फ कल के दिन के लिए बस, बाद में भूल गए तो भी चलेगा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या रहता है? देखो, मान लो ये मिल्क है, सपोज ये क्या है? मिल्क है। अगर पिंकी ने इसको बहुत हीट दिया तो ये क्या, ये फट जाएगा, मतलब ये बाहर निकल आ जाएगा। यानी कि इतना सा मिल्क था, ये एक्सपांड हो गया। यानी कि इससे क्या प्रूफ हुआ? किसी भी लिक्विड को जैसे हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है, बड़ा हो जाता है उसका वॉल्यूम। ओके, लेकिन ना वाटर रहता है ना, वाटर को आप हीट देने लगोगे ना तो ना वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपांड नहीं होगा। क्यों? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यहाँ पर उन्होंने बताया है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप वाटर को अगर हीट करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसको कैसे होना चाहिए था? एक्सपांड, मिल्क की तरह, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम उसका मिनिमम आ जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और उसके बाद में 4 डिग्री के आगे अगर टेम्परेचर चला गया तो बाद में वो फिर से मिल्क की तरह एक्सपांड हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसे अजब गजब बिहेवियर को कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस याद रखो। ओके, ये ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सपांड होना चाहिए लेकिन क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक है एनोमलस बिहेवियर, मतलब दूसरों से अलग बिहेवियर शो करवाता है। ग्राफ देखो ध्यान से। ये क्या है? ये वॉल्यूम है, इस एक्सिस पर वॉल्यूम है, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर दिया है। अभी देखो ये वॉल्यूम इतना था, अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा, अभी देखो इतना बढ़ गया टेम्परेचर, तो ना वॉल्यूम ना एक्सपांड होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा, नीचे आएगा। देखो डिक्रीज हो गया, मतलब इतना डिक्रीज हो गया। बाद में 2 डिग्री बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपांड होना चाहिए था ना, नहीं। लेकिन ये वाटर एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, वॉल्यूम कम हो गया, 4 डिग्री पे और कम हो गया। उसके बाद से जैसे 5 डिग्री पर चला, एक्सपांड वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा। ओके, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी देखो होप्स एपरेटस, इनके ऊपर सबके ऊपर मैं वीडियोस बनवा चुका हूँ। देखो थर्मामीटर रहते हैं, ऊपर का नाम T2, नीचे का T1। ओके, ये सिलेंडर रहता है, ये यहाँ पर देखो कंटेनर रहता है, इसमें क्या रहता है? आइस रहता है और सॉल्ट रहता है, इसको फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। ओके, बस इतना ही है। अभी इसमें क्या हो जाता है? ग्राफ के मदद से देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ग्राफ में आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर टाइम मिनट्स है। देखो ये T1 जो नीचे वाला थर्मामीटर, वो सबसे पहले ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर उसका, और 4 डिग्री के बाद वो कांस्टेंट स्टॉप हो जाएगा। और T2 का पहले स्लोली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, अभी फास्ट होने लगेगा और ये अटेंड करेगा 0 डिग्री फास्ट। लेकिन ये T1 इसके बाद में ऐसे डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन सबसे पहले डिक्रीज कौन हुआ? T1 तेज़ी से हो रहा था, लेकिन वो स्टॉप हो गया 4 पर। क्यों? क्योंकि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बनाया है।
ओके, जो भी कुछ देखना है वो 2x पर देखो वीडियोस वगैरह, वर्णन मत देखो, पढ़ो। अभी देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या रहता है, हाँ अभी ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक ही चैप्टर बचता है। ओके, इसको ना थोड़ा सा प्लीज़ आप देखिएगा। और ना और एक रहता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के ऊपर मैंने एक 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उसमें ना मैंने सब के सब यहाँ पर सब के सब जितने भी केमिकल्स रिएक्शन के टाइप से, कॉम्बिनेशन क्या रहता है, डिकम्पोजिशन क्या रहता है, ऑक्सीडेशन क्या रहता है, रिडक्शन क्या रहता है, सब के सब वो उसमें 15 मिनट के वीडियो में मैंने वो बताया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसे कुछ तो 10th हॉट्स टॉपिक्स में वो है। ओके, वो देखो, वो भी क्लियर हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन वो 45 मिनट्स का होगा। ओके, तो इसको 2x पर आप देख सकते हो। अगर नहीं देखना तो आप स्टार्टिंग का पार्ट सिर्फ देखो, मतलब जो डोबेनर स्ट्राइड्स है और जो भी डीमेरिट्स मेंडेलिव्स के है, मेरिट्स है, वो उतना ही देखो। और आखिरी वाला पार्ट देखो ट्रेंड्स वाला, क्यों उसमें एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, वैलेंसी क्यों पीरियड्स में सेम रहती है, वो सब पढ़ाया है मैंने। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि क्या, देखो यहाँ पर देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर देखो, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अभी जैसे एक है एयर है और एक ग्लास है, यानी कि एयर में से ग्लास, यानी कि इसका मीडियम चेंज हुआ। हाँ, तो ना इस रेस को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये रेस क्या कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देती है, बेंड कर देती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक लाइट चली जाएगी तो उसका बेंडिंग, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, एक है इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। बस इतना याद रखो। डेल्टा आई यानी कि क्या, आई यानी कि क्या इंसिडेंट रे, आर यानी कि क्या रिफ्रैक्टेड रे, और ई यानी कि क्या एंगल, ई यानी कि क्या इमर्जेंट का एंगल। बस लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो जाएंगे और ये तीनों भी सेम प्लेन पर रहेंगे, ये यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट देखो, साइन आई अपॉन साइन आर। सर कुछ नहीं समझा तो रट्टा मारो उसको। ओके, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एन रहेगा। एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि क्या रहती है, मतलब अलग अलग मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में जो डायरेक्शन रहता है लाइट का वो चेंज हो जाता है। ओके, हाँ, और उसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और इसको कहते हैं हम स्नेल्स लॉ। ये देखो सेकंड वाला है। ओके, बस ये थोड़ा पढ़ो, ये वाला लॉ। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, बताए हैं आपको। तो देखो ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर लाइट जाती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना बीच का, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी, रेयर में चली जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी। मान लो डेंसर मीडियम है ग्लास, अगर ये है नॉर्मल हमारा, ओके, और यहाँ से हमने इंसिडेंट रे पास किया तो वो ना ये ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी, इससे अवे। रेयर से डेंसर मीडियम में आ गई, ओके, और कैसे परपेंडिकुलर आ गई तो एज इट इज चली जाएगी। देखो पढ़ो, ये 3 लॉज है। नेक्स्ट यहाँ पर मिराज क्या रहता है, देखो अभी देखो इस पेड़ की परछाई यहाँ पर पड़ी है, लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले को क्या लग रहा है कि रेज यहाँ से आ रही है और यहाँ पर ही वो पेड़ है, लेकिन वो नज़दीक चला जाएगा तो उसको पता चलेगा कि वो पेड़ नहीं है। क्यों हुआ, देखो ऊपर क्या रहती है, कोल्ड एयर रहती है, और नीचे क्या रहती है, हॉट एयर रहती है। ओके, कोल्ड एयर यानी कि पार्टिकल्स नज़दीक तो डेंसर मीडियम, और नीचे क्या है, रेयरर मीडियम। अभी देखो ऐसे मान लो एक पेड़ है यहाँ पर, मान लो, ओके, इस पेड़ से अभी रेज आ गई डेंसर, अभी जैसे रेयरर मीडियम में चली जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और देखने वालों को क्या लगेगा, पेड़ मतलब यहाँ से ही, यहाँ पर ही पेड़ है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ रहता है। इसको मिराज कहते हैं। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब इस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है, अपीयर टू बी, लेकिन देखने वालों को क्या लगता है, अपीयर टू बी मतलब लगता है कि कमिंग फ्रॉम अ इमेज, ये जो इसकी जो इमेज यहाँ पर परछाई गिरी है ना,
उसमें से ही वो रेज आ रही है और वही ऑब्जेक्ट है, ऐसे लगता है हमें, अपेयर होता है, इसको मिरर्स कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी टॉपिक है, लेकिन क्विक रिवाइज करवाना है मुझे बस, इसलिए। स्टार है और ये पिंकी जी है, इनको लगता है कि स्टार यहाँ नहीं, स्टार यहाँ है। क्यों? इसको ये कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। तो देखो स्टार के लाइट यहाँ से आ गए, लेकिन देखो ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स रहते हैं, और जैसे जैसे नीचे आओगे डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि क्या, ए रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो क्या कहाँ पर हो जाएगा, रेयरर से, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम पर अगर लाइट ट्रैवल करता है, कहाँ से, रेयरर में से डेंसर यानी कि ए, तो कहाँ पर आपको रेज का बेंडिंग होगा, अवे फ्रॉम द बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, तो कहाँ पर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि देखो यहाँ पर अभी ये लाइट रेज आ रही है, ए मान लो नॉर्मल है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी। ओके, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी। देखो मैंने प्रॉपरली नहीं बनाया, देखो तो बेंड हो जाएगी, और हमें देखने वाले को क्या लगेगा, देखने वाले को ऐसे 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 कर कर बेंड हो जाएगी, और देखने वाले को क्या लगेगा, यहाँ से ही, मतलब यहाँ यही स्टार है ऐसे। या देखो यार थोड़ा पढ़ो। ओके, मैं नहीं समझा पा रहा क्या होता है। देखो ये लाइट रेज आ गई, लेकिन ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ता है ना, जैसे जैसे नीचे आओगे तो बहुत सारी एयर वगैरह रहता है, एयर के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, उसकी वजह से। लेकिन हमें क्या लगता है ये यहाँ से ही आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल पोजीशन नहीं रहता, इसको कहते हैं अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। जैसे जैसे नीचे आओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, यानी कि डेंसर मीडियम डेंसर हो जाएगा, बस यही है अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। चलो नेक्स्ट, ये है प्रिज्म। वाइट लाइट इसमें से पास करवाओगे तो आपको 7 कलर्स का स्पीड दिखाई देगा, फिफ्थ की ओर, VIBGYOR। सबसे लिस्ट बेनिक होता है रेड कलर का, सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है, याद रखो, MCQ पूछेंगे। रेड कलर का 700 नैनोमीटर रहता है, रट्टा मारो, वेवलेंथ इतना रहता है, और वायलेट लाइट का 400 नैनोमीटर इतना रहता है। उसको कहते हैं, यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन उन्होंने बताया। ओके, रेड लाइट लिस्ट, वायलेट मोस्ट, बस ऐसे याद रखो। चलो नेक्स्ट, इसको कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अभी ख़त्म होने वाला है। ओके, यहाँ पर देखिएगा रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं, लाइट रेज आ गया, अभी डिस्पर्शन होगा, यानी कि क्या 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, बाद में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रेनबो फॉर्म हो गया, 7 कलर्स हमें दिखाई देंगे। ओके, सबसे पहले डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। चलो नेक्स्ट, रेनबो फॉर्मेशन हो गया। अभी देखो पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या रहता है। मान लो ए रेज ऐसे गई, आगे चली जाएगी ऐसे 90 डिग्री, रोल नंबर 3 हमने देखा ना अभी। ओके, हाँ, लेकिन कुछ पार्ट ना बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी देखो इसका एंगल थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिया है, उन्होंने यहाँ पर नॉर्मल लिया है। ओके, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो वो यहाँ पर डेंसर से रेयर जाएगा, तो बेंडिंग का होगी आउटर फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे थोड़ी बेंड हो गई, और थोड़ा सा पार्ट उसका इंटरनल रिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला। बाद में देखो ऐसे किया और भी थोड़ा सा बेंड हो गया है, इससे ज़्यादा एंगल बढ़ गया। ओके, और ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ। अभी देखो एक एंगल ऐसे आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्या हो जाएगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे आ जाएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड है ना वो 90 डिग्री जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। जो आए है, जो इंसिडेंट वाला जो एंगल है, मतलब ये जो इंसिडेंट वाला एंगल है, वो क्या हो जाएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड है वो 90 डिग्री पर चला जाएगा, मतलब ऐसे देखो अभी 90 डिग्री हुआ ना, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जो आए है वो किसके इक्वल रहेगा, 90 डिग्री के। ओके, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी और एंगल इसका बढ़ाना है हमें, यानी कि क्या करना है, और थोड़ा सा ऐसे बढ़ाना है एंगल। अगर बढ़ाओगे तो ये और भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रहे और भी नीचे चला जाएगा ऐसे, और बाहर नहीं चला जाएगा। इसको कहते हैं पूरा का पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। साइंस का अच्छी तरीके से पेपर दे दो। यहाँ पर मुझे तो लगता है कि आपको सबको अबाउट 35 ही मिलेंगे। ओके, पूरे का पूरे, मतलब फर्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो। क्या करना है, बीच बीच में पॉज मारकर आपको क्या करना है, वो बुक में से, टॉपिक में से, वो जो टॉपिक है आपको वो पढ़ना है, और ऐसे स्टडी करो। ओके,
बी पॉजिटिव यार, एग्ज़ाम है, इसको पूरा टेंशन मत लो। ओके, अगर कम भी मार्क्स पड़ते हैं तो मान लेना कि आप बड़ा कुछ करने वाले हो, और ज़्यादा भी मार्क्स पड़ते हैं तो भी मान लेना आप कुछ तो आईआईटी वगैरह इनमें जाने वाले हो। ओके, आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर क्या रहेगा। बहुत ज्ञान दे रहा हूँ। ओके चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले साल।